नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली आई है नागपुर, महाराष्ट्र से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। विश्लेषण जन्म कुंडली का ये जो कार्यक्रम है, ये इसमें ज्योतिष के बहुत छोटे छोटे और बहुत रहस्यमयी सूत्रों को मैं आप लोगों से साझा करता हूं। ये किसी एक व्यक्ति की कुंडली नहीं है। वस्तुतः ये ज्योतिष के जितने भी छोटे छोटे सूत्र हैं, विश्लेषण करते समय किन बातों का ध्यान रखना होता है, शुभ ग्रहों को लेकर के कौन से सूत्र होते हैं, पापक ग्रहों को लेकर के कौन से सूत्र होते हैं, तत्वों का खेल कैसा है, ग्रहों का, नक्षत्रों का प्रभाव कैसा है, जन्म नक्षत्र का प्रभाव कैसा है, इन सभी स्थितियों से व्यक्ति की कुंडली में बहुत बदलाव देखने को मिलते हैं। आइए सबसे पहले बात करेंगे इनकी कुंडली वैशाख माह, उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। ग्रीष्म ऋतु में जन्मे जो लोग होते हैं उनको क्रोध उतना नहीं आता, या फिर ये कह सकते हैं कि उनके पास क्रोध की अधिकता चाहे कितनी भी हो, वो उसको प्रकट नहीं करते। आता भी नहीं है, अगर आता भी है तो उसको दबा लेते हैं। क्रोध के सहन की शक्ति अच्छी है, कहने का अर्थ है। शुक्ल पक्ष में जन्मे होने से व्यक्ति मृदुभाषी होता है, बोलता बड़ा बढ़िया है। और तृतीया नक्षत्र में तृतीया तिथि में जन्मे होने से यहाँ के चंद्रमा पापक हो जाएंगे, और पापक ग्रह के चंद्रमा व्यक्ति को इरेगुलर करते हैं, आपको नियमित वो बनने ही नहीं देंगे। इतना ही नहीं, संतान में भी कई बार दिक्कत होने लगती है, रक्त प्रवाह प्रभावित होता है, मन एकाग्र नहीं हो पाता, चिंता भविष्य की सताती रहती है, व्यक्ति वर्तमान पे पूरे तरीके से फोकस नहीं कर पाता है। और बुधवार को जन्मे हैं इस कुंडली के लिए बुध देव द्वितीय भाव के साथ साथ पंचम भाव के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हैं। आप जरा लग्न में देखिएगा तो वृष लग्न की कुंडली बनी है। लग्न में ही शुक्र, मंगल, राहु, शनि, बुध और सूर्य, ये सारे ग्रह बैठे हैं। पर अंशों के आधार पर जो लग्न का मान बना है वो 13 डिग्री का पूर्णतया ये बली लग्न कहा जाएगा। लग्न के अधिपति लग्न में बैठे हैं, पर 29 डिग्री 28 कला के हैं। मृगशिरा नक्षत्र में राहु, मंगल और शुक्र बैठे हैं, जबकि सूर्य और बुध और शनि ये तीनों रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं। यह नक्षत्र बड़ा अच्छा है, जो सूर्य को भी बल देगा, व्यक्ति को बड़ा ही सॉफ्ट नेचर का बनाता है। बुध भी रोहिणी में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति को निर्णय लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, हालांकि वो बहुत ही कोमल मानसिकता का होता है। शनि रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं, इस आधार पे व्यक्ति को प्रायः धन कमाने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन जब हम चलित चक्र की बात करेंगे तो यहाँ शुक्रदेव 29 डिग्री 28 कला और मंगल देव 27 डिग्री 12 कला, ये दोनों ही ग्रह एक साथ जन्म कुंडली के दूसरे भाव का फल कर रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि चलित चक्र में जन्म कुंडली के दूसरे घर में जहां गुरु और चंद्रमा जैसे दो शुभ ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह की राशि में धन क्षेत्र बलवान हो रहा है, पैतृक क्षेत्र बलवान हो रहा है, कुटुंब क्षेत्र बलवान हो रहा है, एजुकेशन बलवान हो रहा है, स्वभाव बढ़िया है, आयु अच्छी है, कोई चोट चपेट, कोई भयाक्रांत होने का कोई डर नहीं सताएगा। पर चलित चक्र में मंगल और शुक्र जैसे दो ग्रह एक साथ द्वितीय भाव में जा रहे हैं। अब यहां मंगल और शुक्र का 40% परिणाम लग्न का मिलेगा और 60% परिणाम द्वितीय भाव का मिलेगा। यहां रोक करके आप लोगों को चलित चक्र के बारे में दो बातें बता दूं। दृष्टियां चलित चक्र से नहीं देखी जाती हैं। भाव का फल, जो ग्रह है वो भावों को कैसे बदल रहा है, राशियों को कैसे बदल रहा है, कितने अंश तक वो मिथुन राशि का फल, वृष राशि का फल कर रहा था, उसके बाद वो बदल करके मिथुन में गया है, तो वो कहां का फल कर रहा है। तो 40% जो मंगल और शुक्र हैं वो वृष राशि का फल कर रहे हैं, और 60% उनका जो परिणाम रहेगा वो अपनी दशा अंतरदशा में धन भाव से होता हुआ आएगा। जब आप भाव स्पष्ट करेंगे तो एक भाव जो 30 डिग्री का होता है, उसमें जो भोक्ता ग्रह है, जो भोग रहा है उस भाव को, वो 30 अंश में कितने अंशों तक उसको भोग चुका है ना। तो 30 अंश में शुक्र जो भोग रहे हैं वो 29 अंश 28 कला तक उन्होंने उस राशि को भोग लिया है। अब जैसे उनकी यात्रा आगे बढ़ रही है, जैसे ही भाव स्पष्ट करते हैं
तो कि कौन सा भाव बन रहा है, वृष है तो मिथुन है कि कर्क है। तो जब हम ये भाव स्पष्ट निकालते हैं तो उसमें शुक्र देव का जो प्रतिफल आ रहा है वो मिथुन राशि का आ रहा है, द्वितीय भाव का आ रहा है। मंगल देव का भी जो परिणाम आएगा वो लग्न से ज्यादा द्वितीय भाव का आएगा। मतलब ये ग्रह अपनी दशा काल में द्वितीय भाव से ज्यादा परिणाम करेंगे वनिस्पत लग्न का कम। 40% लग्न का, 60% द्वितीय भाव का, और राशियों के आधार पे, ग्रह की दृष्टि के आधार पे, ग्रह की जो डिग्री देखी जाए, ग्रह का जो दृष्टि देखा जाएगा वो जन्म कुंडली में लग्न से ही देखा जाएगा, चलित चक्र से नहीं देखा जाएगा। कि अब वो ग्रह चूंकि द्वितीय भाव में चलित चक्र में जा रहा है तो उसकी दृष्टि द्वितीय भाव से नहीं गिन करके लग्न से ही गिनी जाती है। क्लियर है? तो यहां पे मंगल, शुक्र, शनि, राहु, बुध और सूर्य, ये सारे के सारे ग्रहों की दृष्टियां जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे आ रही हैं। अब यहां पे व्यक्ति की कुंडली में, अब जरा और भी बात ध्यान से समझिएगा, तो जब किसी एक भाव में बहुत सारे ग्रह बैठ जाते हैं तो वो कई बार कंफ्यूज करते हैं व्यक्ति को निर्णय लेने में, व्यक्ति के दमखम को आगे बढ़ाने में। अब अगर एक ही घर में सारे ग्रह बैठ जाते हैं तो वो भाव बहुत सारे ग्रहों के प्रभावों में आने के कारण अपने फल को थोड़ा छिन्न भिन्न भी करता है। यहां पे दो बातें आएंगी कि अगर एक ही घर में सारे ग्रह बैठेंगे तो वो भाव भ्रम में जाएगा, और दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि अगर एक ही घर में बहुत सारे ग्रह बैठ गए मतलब वो घर बलवान हो गया। और लग्न में तो कोई भी बलवान हो जाता है, लग्न में तो कोई भी बलवान हो जाता है। लग्नेश चाहे कोई भी हो, अगर लग्न में बैठेगा तो लग्न बली होगा। और लग्न में अगर कोई भी पापग्रह हो वैसे भी वो निष्कपट हो जाता है। लग्न में कोई शुभग्रह हो तो और भी ज्यादा बढ़िया है। तो इस हिसाब से यहां पे शनि अगर लग्न में बैठेंगे तो वो इस कुंडली के शुभग्रह होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वृष लग्न की कुंडली के लिए वो राजयोग कारक ग्रह होते हैं। भाग्य भाव के साथ साथ दशम के अधिपति होकर के लग्न में बैठेंगे तो व्यक्ति की कुंडली को लक्ष्मी संपन्न योग में बना देंगे, और भाग्यशाली तो बनाएंगे ही, धार्मिक बनाएंगे ही, पुरोधा बनाएंगे ही, धर्म को जानने वाला बनाएंगे, दानी, ऐसा बनाएंगे। और सूर्य तो ऐसे भी लग्न में बलवान होते हैं। शुक्रो दश सहस्त्राणी बुद्धो दश शतानि च लक्ष्मीकम तु दोषाणाम गुरु लग्ने व्यपोहति वाले सिद्धांत में क्या बात आई कि गुरु, शुक्र, बुध और सूर्य तो लग्न में वैसे भी बली हो जाते हैं। सूर्य तो पूर्व दिशा में वैसे भी बलवान है, तो शनि को स्वतः बल मिल गया, सूर्य को स्वतः बल मिल गया। बुध लग्न में वैसे भी 1000 दोषों का समन कर देते हैं, 10,000 दोषों का समन कर देते हैं। बुद्धो दश शुक्रो दश सहस्त्राणी बुद्धो दश शतानि च, तो ऐसे भी वो तो 1000 दोषों का वैसे भी समन कर देते हैं। तो यहां बलवान कितने हो गए? शनि बलवान हो गए क्योंकि भाग्येश होकर के बैठ रहे हैं। सूर्य बलवान हो गए क्योंकि वो स्वतः पूर्व दिशा में बली होते हैं। बुध तो वैसे भी लग्न में बली माने जाते हैं, कारक क्षेत्र है उनका। और कौन बचे? मंगल। तो इस कुंडली में मंगल का दोष लगेगा, लेकिन वो भी 40% ही दोष देंगे, क्योंकि चलित चक्र में वो पिछले मतलब द्वितीय भाव में जा रहे हैं, अगले भाव में जा रहे हैं। और 12वें भाव का स्वामी जब लग्न में बैठेगा तो व्यक्ति के जीवन में व्यय रखेगा, लेकिन 40%, 60 वो कम से कम अपने पैतृक संपत्ति को गति देने वाला, बढ़ाने वाला होगा। इतना ही समझा दूंगा, बस कुंडली पूरी खत्म है। उसके बाद बुध के बारे में मैंने की बात, सूर्य के बारे में की बात, शनि के बारे में बात कर दी, मंगल के बारे में बात कर दी। शुक्र लग्नेश हैं, लग्न में बैठे हैं, तो इनके बारे में तो कोई चर्चा बनती नहीं है। मात्र चर्चा इतनी बनेगी कि लग्न में जो राहु बैठे हैं उन्होंने सबको प्रभावित किया है। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में अब कंफ्यूजन बढ़ेगा, क्योंकि बुध रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं, लग्न में बैठे सूर्य 0 अंश के बैठे हैं, जहां उनके पास थोड़ा बल कम है। सूर्य और शनि जब एक साथ बैठते हैं तो शनि का बल बढ़ जाता है। और बुध तो वैसे भी यहां कितनी विलक्षण कुंडली बनेगी कि एक भी ग्रह वहां पे सूर्य से अस्त नहीं होगा, क्योंकि स्वतः सूर्य कमजोर बल के साथ बैठे हैं। उनको व्यक्ति को चरित्रवान बनाएंगे, ज्ञानी बनाएंगे, मैनिपुलेशन करने वाला नहीं बनाएंगे। वो किसी को बेवकूफ नहीं बनाएगा, किसी का हरण नहीं करेगा, धर्मांध नहीं होगा, चरित्रवान होगा, ज्ञानी होगा, सुखी होगा, मोरालिटी उसकी बड़ी अद्भुत होगी। और
बहुत ही सुंदर देखने में होगा, दैदिव्यमान स्वरूप होता है, विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है, कर्मठ होता है और धर्म को सदैव पकड़ने वाला होता है। क्लियर है? तो इन ग्रहों को अगर हमने यहां से समझ लिया तो बाकी की चीजें स्पष्ट हो गई। अब जरा समझिएगा कि किसी भी व्यक्ति के चरित्र के निर्माण में लग्नेश का और लग्न का बड़ा बल मिलता है। लग्नेश अगर जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठेंगे, जो कि स्वभाव का भाव होता है, आपके जीवन का आरंभ यहां से होता है, वस्तुतः प्रैक्टिकल तौर से यहां से शुरू होता है। यह तो आपका जन्म है, द्वितीय भाव से आपकी जीवन की यात्रा शुरू होती है। आप बाल्यावस्था में होते हैं, प्रौढ़ होते हैं, कुमार, किशोर, ऐसे ऐसे ये गति चलती है। तो यहां से ये जीवन की शुरुआत है, ये आपका जन्म है। जन्म में ही शनि बैठे थे लग्न में तो गंभीर हो गए, लग्न में ही सूर्य बैठे थे तो नैतिकीय तत्वों की जिम्मेदारी आ गई, लग्न में ही मंगल बैठे थे तो व्यक्ति को व्यय करने वाला, सही जगह पे व्यय करने वाला और सुयोग्य बना देते हैं, मेहनत करने वाला, मेहनत कश। लग्न में बुध बैठेंगे तो बुद्धिमान, लग्न में शुक्र बैठेंगे तो सुंदर और श्रेष्ठ आयु, और लग्न में शनि बैठेंगे तो आयु तो वैसे भी मिल जाती है। लग्न में अगर शनि की दृष्टि हो और लग्नेश को अगर शनि देख लें तो वैसे भी आयु का प्रश्न बनता ही नहीं है, आयु तो वैसे भी है। और चंद्रमा बैठे हैं मृगशीरा के, मृगशीरा नक्षत्र वस्तुतः मंगल का नक्षत्र है, पर इसके स्वामी देवता चंद्रदेव हैं। तो ओम चंद्रमशे नमः इस मंत्र का जप व्यक्ति को जपना चाहिए। जयंती घास होती है, आपको मिल जाएगा कहीं पे, वो झाड़ी है एक नंबर, मतलब कहीं झाड़ी है वो। तो जयंती घास की जड़ एक बार में उखाड़िए रविवार को और उसको अपने गले में धारण करिए किसी ताबीज में भर के। इसके अतिरिक्त ओम चंद्रमशे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए और पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन खूब बढ़िया बेहतरीन खीर बनाइए, केसर डालिए, गुड़ डालिए, चीनी हल्का डाल दीजिए, मिश्री और काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम बना करके दिव्य व्यंजन बनाइए भगवान को, खिचड़ी, खीर। और चंद्रमा भगवान सूर्य शिव स्वरूप जो साक्षात चंद्रमा हैं उनको अर्पित करिए। दिन भर उपवास रहिए, दूध पी करके रहिए। चांदी के बर्तन में पानी पीना चाहिए, खाना खाना चाहिए, इससे मन को शीतलता मिलती है और पाचन तंत्र ठीक होता है। जुड़ी ताप, सर्दी, जुकाम, खांसी, बलगम, ये सब चीजें इस नक्षत्र में जन्मे लोगों में काफी देखने को मिलता है। तो ऐसे लोगों को चंद्रमा के लिए चांदी के बर्तन का इस्तेमाल, चांदी का कटोरा, चांदी का चम्मच, चांदी का गिलास एक रखिए, उसी में खाना खाइए। इससे आपका पाचन तंत्र भी ठीक रहेगा, चंद्रमा को बल भी मिलता जाएगा। और ये नहीं है कि दूध नहीं पीना चाहिए, बकवास कौन करता है कि दूध नहीं पीना चाहिए, दूध बिल्कुल पीजिए, बढ़िया से स्वस्थ भोजन भगवान को अर्पित करिए। कुछ भी खा सकते हैं ठाकुर जी को अर्पित करके, कुछ भी, बस योग्य होना चाहिए। अब ये नहीं कि कुछ भी का मतलब आप कुछ भी दे दें उनको। ठाकुर जी सब कुछ नहीं खाते हैं, बड़े कोमल हैं, बहुत कोमल हैं वो, तो बहुत कुछ नहीं खाते वो। ऐसा नहीं कि आप जो मर्जी सो मैगी, चाउमीन वगैरह खिला दिए, नहीं। ठाकुर जी ठाकुर की तरह भोजन करते हैं, दिव्य व्यंजन उन्हें पसंद है, माखन, मिश्री, मलाई पसंद है ना, मालपुआ, रबड़ी, ये सब बढ़िया मिठाइयाँ उन्हें पसंद है, वो खाइए और खिलाइए। तो कहने का अर्थ ये था, गुरु और चंद्रमा आपके एजुकेशन को ठीक रखेंगे। आप पढ़ाने के क्षेत्र में जा सकते हैं, आप बैंकिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, फिनांस के क्षेत्र में जा सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में कंप्यूटर क्षेत्र में जा सकते हैं, आईटी में जा सकते हैं। इसके साथ साथ आप रिसर्च के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। इस कुंडली में पहले सरकारी नौकरी की तैयारी कोशिश कर लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग इसलिए भी बनेगा क्योंकि शुक्र और सूर्य दोनों एक साथ लग्न में बैठे हैं और जन्म कुंडली के नौकरी भाव के स्वामी लग्न में बैठे हैं, शनि देव के साथ लग्न में बैठे हैं। इस वजह से आप चाहें तो अपने पिता के काम को भी आगे बढ़ा सकते हैं। जो भी काम आपके पिता करते आए हैं आप वो काम भी कर सकते हैं। शूद्र वर्ण और देवगण के होने के कारण विवाह मिला करके करिएगा, बहुत ज्यादा गंदा मत रहिए, जितना हो सके घर को सजाइए, साफ रखिए, स्पष्ट नेचर का बनाइए खुद को। जो गलत है उसका साथ मत दीजिए, जो सही है उसका समर्थन करिए, धर्म के साथ खड़े रहिए, मंदिरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लीजिए, श्रेष्ठ लोगों से मैत्री करिए, गाय की सेवा करिए, तुरंत ही यज्ञोपवीत संस्कार कराइए, गुरुजनों के आशीर्वाद से उनके मंत्रों से अपने आप को दीक्षित करिए, अपने हाथ से प्रत्येक रविवार को ब्राह्मण को अनाज दान करिए, गंगा जल का सेवन अपने प्रत्येक दिन की दिनचर्या में शामिल करिए, गाय को हरा चारा खिलाइए,
गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिए, इससे बुद्धि का बल बढ़ेगा। लेखक बन सकते हैं, कवि बन सकते हैं, आप खेल के क्षेत्र में जा सकते हैं, आपकी कुंडली में सैनिक सेवा में जाने का और कलेक्टर आदि बनने का भी योग लगा हुआ है, या कलेक्टेरिएट में काम करने का योग लगा हुआ है ना। आपकी वाणी अच्छी है, लेखन अच्छी है, बहुत अच्छी है कुंडली, कमजोर नहीं है। ये कुंडली इतनी आगे जाएगी, मैं फिर से एक बार दावे से कह सकता हूं, क्योंकि ये वर्गोत्तम लगने की कुंडली है। 2 नंबर यहां भी, 2 नंबर यहां भी और 2 नंबर यहां भी। मजबूत कुंडली का कोई अलग से उदाहरण नहीं होता है। आपके ग्रह आपके साथ बैठे हैं, इसको समझिए और आगे बढ़िए। नक्षत्र में आप अपना जन्म नक्षत्र, जैसे हम लोग जो ठाकुर जी का जन्म है वो कब मनाते हैं? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी रोहिणी नक्षत्र। तो जन्म में क्या लिया जाता है? नक्षत्र दिया जाता है। और मृत्यु में क्या लिया जाता है? तिथि ली जाती है। जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है, भगवान के धाम जाता है, तो हम लोग उसकी तिथि मनाते हैं, नक्षत्र नहीं मनाते। तो उस दिन उसकी तिथि देखी जाती है कि किस तिथि को उनकी मृत्यु हुई थी, कब वो भगवान के धाम गए थे, तो उनकी तिथि देखी जाती है। तो मृत्यु में तिथि देखते हैं और जन्मदिन मनाने में नक्षत्र देखना चाहिए, है ना। तो अपने जन्म नक्षत्र में, मतलब जब आपका जन्म होगा, मृगशीरा नक्षत्र जब आपका जन्म है, तो मृगशीरा नक्षत्र को मनाइए। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में मैं एक बात कह दूं, हमें सूर्य को बलवान बनाना होगा। आपकी कुंडली में धन संपत्ति का योग बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि चतुर्थ स्थान से शनि और मंगल सबका योग लगा हुआ है और संबंध बन रहा है। भाग्यशाली और धर्म क्षेत्र में आपकी स्थिति बहुत अच्छी बनी है। इसके अतिरिक्त मैं बता दूं तो बुधवार को जन्मे हैं, तो वैसे भी बुध आपकी कुंडली में ठीक बैठे हैं, तो कुंडली कमजोर नहीं होगी। पत्नी के ऊपर आपको खर्च करना पड़ेगा और आपकी पत्नी खर्चीली आएंगी। आपकी कुंडली में प्रेम विवाह के भी योग लगे हुए हैं, पर कुछ भी करिएगा कुंडली मिला करके ही करिएगा। याद रखिए, आप लोगों को, मैं सभी लोगों को जो ये कार्यक्रम मेरा देख रहे हैं, उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बड़ी अच्छी बात बता दूं जो शास्त्रगत है। राजनीति आपके वर्ण को विलीन करना चाहती है, खत्म करना चाहती है। धर्म आपके वर्ण को बचा करके रखना चाहता है। इसको अंतर स्पष्ट कर दूं, अन्वय कर दूं अगर, तो वर्ण में विवाह करने से वर्ण संकरता का दोष नहीं लगता है। वर्ण के उल्लंघन से वर्ण संकरता का दोष लगता है। मतलब ब्राह्मण ब्राह्मण से, क्षत्रिय क्षत्रिय से, वैश्य वैश्य से और शूद्र शूद्र से विवाह करें। विषम परिस्थितियों की बात बिल्कुल भी अलग है और वो विशिष्ट लोगों के लिए है, हम जैसे साधारण मनुष्यों के लिए नहीं है। इसमें भी जब हम वर्ण संकरता का उल्लंघन करते हैं, वर्ण के जो आश्रम बनाए गए हैं, अगर हम उसका उल्लंघन करते हैं, अपने वर्ण का उल्लंघन कर देते हैं, तो हमारे पितर हमसे नाराज होते हैं और वो हमसे तृप्त नहीं होते और तृप्त रहते हैं और हमें शाप देते हैं। फिर उस विवाह में जो हम वर्ण संकरता के उल्लंघन के साथ करते हैं, उस विवाह का सुख नहीं होता। संतान से कई बार संतान विकलांग हो जाए, हो ही नहीं, हो भी तो निकृष्ट हो जाए, महान पापी पातकी हो जाए, ऐसा, इसका ध्यान रखना चाहिए। आपके विकसित हो जाने के बाद आपके ऊपर यह दबाव बढ़ जाता है कि आप परंपराओं में विश्वास और बढ़ा दें। जैसे साधु संत सन्यासी जब अपने उस धर्म का पालन करते हैं तो उनका नियम बढ़ जाता है ना, कि अब मैं नियम में हूं, अब मैं धर्म का नियम जो बनाया गया है उसकी पूरी तरीके से उसका पालन करूंगा। ठीक उसी तरीके से हम जब बुद्धि से, बल से, धन से, मान से, पद से, प्रतिष्ठा से जब युक्त हो जाते हैं और योग्य हो जाते हैं, तब हमारी ये प्रतिबद्धता हो जाती है, कटिबद्ध हो जाना चाहिए कि अब हमें धर्म का मजबूती से पालन करना है। हमारे पूर्वज कौन थे? ऋषि महर्षि थे, तो उनकी ही परंपराओं पे हमें विश्वास करना चाहिए। आने वाले दिनों में मनुष्य का जो, जैसे गिद्ध कैसे खत्म हो गए, गिद्ध खत्म हो गए ना पहले आसमान में 1980 के दशक में, 80-90, हाँ, मैंने भी बहुत, मतलब 1989 के बाद तक मैंने गिद्ध देखा था, अब नहीं दिखाई देते। उनकी योनि खत्म हो गई, लगभग उनकी प्रजाति ही विलुप्त हो गई।
तो एक समय ऐसा आएगा जब ब्राह्मण की प्रजाति खत्म हो जाएगी, वैश्यवत खत्म हो जाएंगे, क्षत्रिय खत्म हो जाएंगे, शूद्र खत्म हो जाएंगे, कोई एक बचा होगा जिनके यहां कल की अवतार होगा। बड़ी गहरी बात है। इस वजह से हमें उसको बना करके रखने की आवश्यकता है। क्लियर है? तो एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य की जाति ही खत्म हो जाएगी। मनुष्य जाति का अर्थ जाति नहीं, मनुष्य की जाति मतलब उसके जो कर्म वर्ण के आधार पर जो उसके कर्तव्य बनते हैं, वो उसमें से उसके गुण और अवगुण खत्म हो जाएंगे। वो सिर्फ एक देह रह जाएगा मात्र। ऐसा ना करना, क्योंकि लग्न में राहु, लग्न में शनि, लग्न में मंगल, लग्न पे केतु का प्रभाव, लग्न में शुक्र, लग्न में सूर्य, लग्न में बुध, सारे लग्न में हैं। तो सारे ग्रह अब आपको अपने प्रभावों में लेना चाहते हैं। इस वजह से हमें इसका ध्यान रखना होगा। उसके बाद नियमित दिनचर्या का पालन, मित्रता करनी होगी तो आप कन्या, मकर और मीन वालों से कर सकते हैं। शत्रुता कभी ना करें कर्क, वृश्चिक और मीन वालों से। इसके अतिरिक्त धन कमाने के लिए आपकी कुंडली में दक्षिण और पूर्व की दिशा बहुत अच्छी है। आपकी कुंडली में आपके अपने व्यवहार पे आपको और भी काम करने की आवश्यकता है, धन बचाने की आवश्यकता है, और भी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, मेहनत और बढ़ाने की आवश्यकता है। संपत्ति आदि के लिए ये कुंडली कमज़ोर नहीं है, प्राप्त हो जाएगी। मेहनत और पढ़ाई पे भी करनी है, नौकरी पे ज़्यादा फोकस करिए। व्यापार अपने पिता का भी संभाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपने रिसर्च पे काम करना होगा। भाग्य को बल देने के लिए बजरंगबली के 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त करियर ठीक है, इस कुंडली का करियर कमजोर नहीं है। और मैं तो ये भी कहता हूं कि ये इतनी कुंडली प्राप्त करेगी जितनी इस जातक ने और इसके माता पिता ने सोची नहीं होगी। नौमांश कुंडली वृषभ का बना, लग्नेश जन्म कुंडली के पंचम में नीच के बैठे हैं, जिनका नीच भंग परिवर्तन के कारण हो जाएगा। बुध और शुक्र के परिवर्तन के कारण लग्नेश शुक्र का नीच भंग राजयोग बनेगा। पर नवांश कुंडली के तीसरे भाव में शनि शत्रु की राशि में बैठे हैं, इस वजह से कम्युनिकेशन गैप मत करिएगा। अपनी पत्नी के प्रति उनके साथ कभी भी व्याभिचार के प्रभाव से मुक्त रखिएगा अपने आप को। ये नहीं कि पत्नी है पर फिर भी किसी दूसरे के चक्कर में पड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें उसका दोष लगा हुआ है। गुरु एकादशवें भाव में स्वग्रही, सूर्य आपको धार्मिक और पत्नी को भी चरित्रवान बनाने के साथ साथ नेक बना रहे हैं। दशमांशा कुंडली में नौकरी के योग ज्यादा हैं और इस कुंडली में कर्म को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता रहेगी। अगर कोई भी शुभ कार्य करना होगा, शनि और गुरु की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। नौकरी वगैरह के योग इस कुंडली में ज्यादा हैं। शुभ अंक 5 रहेगा। शुभ रंग रहेगा सफेद और लाल, गेरुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नक्षत्र के आधार पर मृगशीरा, आर्द्रा, रोहिणी, रेवती और पुनर्वसु, पुष्य, ये सब नक्षत्र, आर्द्रा भी ठीक है, ये सब नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। विवाह करना हो तो वृष राशि वृष लग्न, मिथुन राशि मिथुन लग्न और मकर राशि मकर लग्न के जातिकाओं से विवाह किया जा सकता है। उत्तर दिशा की तरफ भी विवाह हो सकता है और दक्षिण की तरफ भी खोज सकते हैं। दोनों दिशाओं में ठीक है। मंगल और बुध का प्रभाव ठीक है, शुक्र और सूर्य भी ठीक है। हमें थोड़ा बल बजरंगबली को देना होगा, बजरंगबली की पूजा करिए। इसके अतिरिक्त भगवान भोलेनाथ को धूप दिखाइए, गुग्गुल, कपूर ये सब जला करके भगवान को दिखाइए। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।